नमस्कार, समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए, माया जी, लखन जी, आशीष जी, कल्पेश जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और बहुत सारा प्यार। तो चलिए, आज हम करंट अफेयर सितंबर का हम लेकर आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम राजस्थान समसामयिकी की बात करेंगे, जिसमें अपन खेल लेंगे, चर्चित स्थल लेंगे, चर्चित व्यक्तित्व लेंगे और इत्यादि चीजें हम लेंगे। चलिए, तो सब लोग जुड़ जाइए। शायद अभी तक जो है वो आप जुड़े नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान का परिदृश्य, सितंबर की एक क्लास जिसमें हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी लिए थे। फिर इसका दूसरा पार्ट हमने लिया सितंबर का, जिसमें हमने मतलब राष्ट्रीय समसामयिकी थी, उसकी कुछ चीजें ली, इंडेक्सेस वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो ली। और आज हम राजस्थान परिदृश्य के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप सब लोग तैयार होंगे? सायर जी, सौरभ जी, चलिए, खेल से बात करेंगे, आर्थिक परिदृश्य से बात करेंगे, कुछ योजनाएं देखेंगे सितंबर में जो लॉन्च हुई हैं। इसके साथ साथ कुछ और अन्य चीजें भी देखेंगे। इसके साथ चर्चित स्थल, पुरस्कार और चर्चित व्यक्तित्व, इनके ऊपर आज अपन बात करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग सौरभ। चलिए, बायोसीड कॉरपोरेशन पहला, ठीक है। दूसरा सरताज ग्रुप, तीसरा राजस्थान सरकार। तो तीन है, बायोसीड कॉरपोरेशन, सरताज ग्रुप और राजस्थान सरकार। इन तीनों के बीच में एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक समझौता पत्र की तरह होता है कि आगे जो भी हम कार्य करने वाले हैं उसके लिए हम एक समझौता करते हैं, उसको MOU कहते हैं। के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ बनाई जाएगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो कहाँ? बिल्कुल अभी तक जवाब नहीं आए हैं। जयपुर और अजमेर, जयपुर और जोधपुर, उदयपुर और जोधपुर, जयपुर और कोटा। शायद एक ने सही जवाब दिया भी है, प्ले विद सागर भी, जयपुर और जोधपुर बिल्कुल सही है। अभी तीन है, देखो, बायोसीड कोऑपरेशन है, राजस्थान सरकार है और सरताज ग्रुप है। इन तीनों के बीच में MOU हुआ है, जिसके तहत जयपुर और जोधपुर में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाएगी। तो देखिए, ये जो राइजिंग राजस्थान वाला अपना हुआ था, जिसमें हमारे जो CM साहब हैं जापान गए थे, वहां पर ये MOU हुआ। ठीक है, चलिए, हमारे CM साहब आपको दिख रहे होंगे, जापान गए थे, ये तब का है। ठीक है, तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आपको पता है 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान में हुई है, राजस्थान के सीतापुरा में JECC में हुई है। ठीक है, के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जापान प्रवास के दौरान ओसाका में एक इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, जहां पर एक MOU हुआ। इस MOU के तहत ये कहा गया है कि जयपुर में, है ना, राजधानी जयपुर में और जोधपुर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। ठीक है, चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खेल से ही है। चलिए, मिशन ओलंपिक 2018। देखिए, मिशन ओलंपिक 2018 की बात करूं तो पहली बात, ये राजस्थान सरकार की पहल है, हमें पता है कि ये राजस्थान सरकार की पहल है। ठीक है, दूसरा यदि मैं बात करूं तो ये जो मिशन ओलंपिक 2018 है, जो कि मतलब लाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो हमारे अभी अमेरिका में, है ना, अमेरिका के लॉस एंजलिस में, हमें पता है अमेरिका के लॉस एंजलिस में क्या होने वाले हैं, है ना, ओलंपिक होंगे 2018 वाले। ठीक है, ओलंपिक होने वाले हैं 2018 वाले, तो उनके लिए खिलाड़ियों को तैयार करना, है ना, उनके लिए खिलाड़ियों को तैयार करना। तो उनके लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो हैं इसके अंतर्गत दी जाएंगी, खिलाड़ियों को तैयार करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या दी जाएंगी? बहुत सारी सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। बहुत बढ़िया, सबने बहुत सही आंसर दिया है। तो मैंने कहा मिशन ओलंपिक 2018 क्या है? हमें पता है कि ओलंपिक 2018 अमेरिका के लॉस एंज सॉरी 28 यस, ये लॉस एंजलिस के, अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। और इसके अंतर्गत जो राजस्थान से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन 50 प्रमुख खिलाड़ियों को सिलेक्शन जो है वो उनका किया जाएगा और उनको इन ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ विकसित किया जा रहा है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है, ये विकसित किया जा रहा है जयपुर में। ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल जयपुर में, और वो भी एसएमएस स्टेडियम में। इसके तहत रेसलिंग, बॉक्सिंग, घुड़सवारी, शूटिंग रेंज इत्यादि तैयार किए जाएंगे और उनको उसके लिए प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों हेतु पदक दिलाने के लिए प्रमुख 10 खेल जो हैं वो चिन्हित किए जाएंगे, जिनके आधार पर उनको पूरी ट्रेनिंग, उनका यात्रा भत्ता, रहना, उनके लिए अच्छे से अच्छे कोच की व्यवस्था करना, ये सब कुछ जो है इसके अंतर्गत की जाएगी। अनीता जी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आर्थिक परिदृश्य से आ रहा है। जो राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य रहा, कब रहा भाई? 2000 सितंबर 2024 में। तो उस आर्थिक परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं, हमारा सितंबर का जो है ये करंट अफेयर है। चलिए, रिप से आ गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है ये है आपकी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इसके तहत जो 2000, सबसे पहले यदि मैं बात करूं रिप्स की, तो हमें पता है 2019 में सबसे पहले रिप्स आई थी। उसके बाद इसको और मॉडिफाई और विस्तारित किया गया था 2022 में। उसके बाद ये आई है 2024 में। आपको पता होना चाहिए कि आरएएस प्रीलिम्स में तो नहीं, बट आरएएस मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना। आरएएस मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। तो ये रिप्स वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही, तुलसी जी ने, संजय जी ने, कल्पेश जी ने, हरविंदर जी ने, है ना, 19, ठीक है, लखन जी ने, सौरभ जी ने, बहुत बढ़िया। इसमें स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव, जो राहत दी जाती है, जो छूट दी जाती है, उसके लिए जो निवेश की न्यूनतम सीमा है उसको 50 करोड़ से घटा दिया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया। उस सीमा को कितना कर दिया गया? 25 करोड़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि सबसे पहले 2019 में इसको मॉडिफाई किया गया, 2022 में, 2024 में इसको और मॉडिफाई किया है। बहुत बढ़िया। तो ये है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। तो इसके द्वारा ये 19 सितंबर 2024 को इसकी मंजूरी मिली है, इसलिए सितंबर की करंट अफेयर में आती है, ठीक है। इसके अंतर्गत नए जितने भी उभरते हुए क्षेत्र हैं उनकी सूची को विस्तार किया जाएगा, और इसमें एयरोस्पेस है, रक्षा है, ड्रोन है, सेमीकंडक्टर्स है, एग्रीटेक, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल किया जाए, वेस्ट को रिसाइकिल कैसे किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया। और एमएसएमई, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया पढ़ के आए हैं आप, हाँ कल्पेश जी। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लग रहा है ना कि जवाब दे पा रहे हो, तो अच्छा लग रहा है। इसमें स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ से घटाकर कितनी कर दी है? 25। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि पर्यटन इकाइयों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसकी न्यूनतम सीमा अब 10 करोड़ रुपए की गई है, ठीक है। उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए से कम की जो अचल पूंजी निवेश है उसमें करने वाले एमएसएमई उद्यमों को भी रिप्स 2024 के दायरे में लाया जाएगा, ये कहा गया है। तो एमएसएमई हमने देखा, पर्यटन में 10 करोड़ और एमएसएमई में 1 करोड़, है ना। अच्छा, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आए, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो की हमने बात करी थी, शायद मुझे लगता है कि एक क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया भी था। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर्स कहाँ स्थापित किए जाएंगे? अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर्स, है ना, जो कि नवाचार की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, जो कि नवाचार की बात करने वाले हैं, वो कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर में, या फिर जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में, है ना। क्यों, क्या हुआ? जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर में, जयपुर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर में। तो सही आंसर क्या है? जयपुर, भरतपुर। देखिए साहब, भरतपुर, भजन लाल जी भरतपुर से हैं, हमारे सीएम साहब। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भरतपुर में जो है वो नवाचार के लिए कुछ ना करे। तो हम याद रख सकते हैं इसको। वैसे मैंने जो कहा था, मैंने ये कहा था कि इसके अंतर्गत मैं जो इसको याद रखूंगी वो भुज से याद रखूंगी, है ना, B²Z, कि भुज में जो है वो थोड़ा नवाचार का काम किया जाएगा, है ना। मतलब अटल इनोवेशन जो स्टूडियो हैं वो खोले जाएंगे, है ना। तो भुज से हम याद रख सकते हैं भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर, है ना। तो इसको अपन याद रख सकते हैं कि भाई भुज में जो है, या B²UJ, भुज में जो है वो अटल इनोवेशन और एक्सीलेटर्स स्थापित किए जाएंगे। इसको इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि भाई अटल इनोवेशन सेंटर क्या है? स्टूडियोज हैं। तो ये स्टूडियोज कहाँ पर? भुज में, है ना, भुज में, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन
हम देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं कि जयपुर में, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में जो है अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स, मतलब जो नवाचार के लिए काम करेंगे, नवाचार के लिए बहुत सारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो इसकी घोषणा जो है वो परिवर्तित बजट जो था 2023-24 वाला, उसमें की गई थी। और इसमें इसकी लागत जो है वो, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा, ये मैंने वैसे बुझ कर दिया ना कि नाम याद रहे इसलिए, है ना। उसके बाद 1,000 करोड़ रुपए, और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देना। इसके लिए युवाओं जो हैं वो सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रोबोटिक्स इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना अपने लिए, है ना, हमारे नवाचार के लिए क्या रहेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी, बिल्कुल। ये BHUJ नहीं है मैडम, इसको हमने थोड़ा सा इजी किया है, बुझ कर दिया है, बुझ, है ना। चलिए, 1,000 करोड़ वाली लागत से ये बनेगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षणशाला द्वारा केंद्र की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उपभोक्ता परीक्षण शाला द्वारा देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जयपुर के मंडा औद्योगिक क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश की पहली होगी, देश की पहली ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। बहुत अच्छा प्रियंका, सौरभ, कल्पेश, दीपिका, अरे वाह क्या बात है। तो ये इस तरीके से होगी। एक्चुअली ये क्या होगा, इसके अंतर्गत जो है हम ट्रांसफार्मर, हाँ ट्रांसफार्मर जहाँ से बिजली इत्यादि जो है वो जाती है, उसकी टेस्ट हम कर सकते हैं, है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि इसको सबसे पहली बात केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा जो है, कि जो राष्ट्रीय परीक्षणशाला है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। तो ये मंत्रालय आपको याद रखना है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है? एक इसमें एक ये वाला ऑप्शन और है, ये और आप याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत 10 मेगा वोल्ट एम्प, 10 मेगा वोल्ट एम्प क्षमता तक के जो ट्रांसफार्मर होंगे उसके शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि 20 या 10, 20 या 10, आप याद रखना ये 10 है। 10 MVA क्षमता तक के ट्रांसफार्मर जो है इसमें सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। तो मंडा में देश की पहली ऐसी लैब होगी जिसमें पावर यानी बिजली एवं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के उपकरणों की टेस्टिंग की जाएगी, जहां से क्या होता है, बिजली आपकी जाती है और मतलब बिजली बनती है और जहां से बिजली जाती है वो ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे लगे हुए होते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज मैं बहुत, क्या हो रहा था, मुझे लगा कि कुछ ऐसी शिकायतें आ रही है कि मैडम आप कथन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हो, तो हमें उनको अटेम्प्ट करने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है, कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन भी लेकर आओ। तो आज हमने कोशिश ये की है, ज्यादातर क्वेश्चन हम सीधे लेकर आए हैं, हालांकि वो कथन वाली प्रोसेस भी हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो बताओ, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर के लांगड़ियाबास में, उदयपुर के सायरा में, है ना, अलवर के मुंडावर में, जोधपुर के ओसिया में, ओसिया, हाँ। बहुत बढ़िया तुलसी, सायर, हरिंद्र, बहुत बढ़िया। जयपुर के लांगड़ियाबास में जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो डेवलप किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। मतलब जो भी कचरा आएगा उस कचरे से, जो भी कचरा इत्यादि आएगा उस कचरे से, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उस कचरे से हम क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस तरीके से ये कुछ प्लांट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। तो ये प्लांट जो है वो जम्बा रामगढ़ रोड पर होगा, लांगड़ियाबास में। याद रखना, इस प्लांट की जो लागत होगी वो 180, इससे पहले हमने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था आपको याद होगा, अटल इनोवेशन सेंटर्स जो हमने स्टूडियो पढ़े थे, है ना, उसकी लागत कितनी थी? 1,000 लागत, 1,000 रुपए, 1,000 करोड़ रुपए, है ना, 1,000 करोड़ रुपए की उसकी लागत थी। और इसकी कितनी लागत है? 180 करोड़ रुपए। कई बार क्वेश्चन आरपीएससी यहाँ से भी पूछती है, तो मैंने कहा इससे पहले हमने आपको याद है ना, अटल इनोवेशन जो स्टूडियोज थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसकी लागत, कितनी लागत से वो बनाए जा रहे हैं? 4 जिलों में बन रहे हैं, भुज जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके अनुसार 4 जिलों में बन रहे हैं और उसकी लागत थी 1,000 करोड़ रुपए। और ये जो है ना,
ये जो है इसकी लागत जो है वो कितनी है, इसकी लागत की यदि हम बात करते हैं तो इसकी लागत है 180 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट मार्च 2025 तक पूरा होगा और इस प्लांट में प्रतिदिन 1000 टन कचरे की खपत होगी तथा 1 घंटे में हम कह सकते हैं कि 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो इसमें किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारी परीक्षा के लिए हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और जो हमारी परीक्षा में क्वेश्चन में पूछी जा सकती है वो ये कि इससे प्रतिवर्ष औसतन 330 दिन प्लांट में विद्युत उत्पादन होगा, है ना। 365 में से 330 दिन में जो है वो उत्पादन होगा और लगभग इसमें कहा जा रहा है कि 3.30 लाख टन कचरे से हम लगभग 95,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे, जो सच में एक बहुत ही सराहनीय चीज है। तो ये क्या हो सकता है, ये आपके कथन में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, क्योंकि अब योजनाएं हमने शुरू कर ली है, अब योजनाओं की हम बात कर रहे हैं। योजनाओं में से पहली योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इसके तहत नॉलेज की बात हो रही है, जानकारी को बढ़ाना, एक तरीके से नॉलेज इन्हेंसमेंट। इसके तहत राजस्थान के 100 युवा एवं प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण के लिए विदेश में भेजा जाएगा। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में इन प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में इनोवेशन हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। बिल्कुल कल्पेश जी ने 20 पशुपालक और 80 किसान, बहुत बढ़िया। मैं फिर कह रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये योजना मुझे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लगती है, तो आप जो है इनको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी ये स्कीम है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कथन क्या है, सही है, बिल्कुल दोनों कथन इसमें सही है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। और बच्चे जो हैं वो क्लास को और शेयर कीजिए और जुड़िए, अभी आप जो है पूरी तरीके से अभी शायद जुड़े नहीं हैं। तो प्रदेश के कृषक विदेशों में सीखेंगे उन्नत कृषि के गुर, ये राज किसान साथी जो है पोर्टल, उस पर जो है ये लाया गया है, राज किसान साथी पोर्टल, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है किसानों के लिए, ये मुझे योजना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। ये हालांकि बजट 2024-25 में आई थी, इसमें 100 युवा किसानों के लिए कहा गया है कि उनको हम प्रशिक्षण देंगे और उन देशों में भेजेंगे जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों के लिए काम हो रहा है। कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा देख लेना, मैंने कहा अगर ये इंपॉर्टेंट योजना है तो यहाँ से किसी भी तरीके के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके राजस्थान इकोनॉमी के सिलेबस में कृषि और पशुपालन दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ, और वहां से क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। कृषि क्षेत्र की बात करूं तो ऐसा किसान जिसके पास कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि है ना, उसका वो भूस्वामी हो, या फिर अगर वो ST SC क्षेत्र से है तो उसके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि होनी चाहिए। इसी के साथ यदि मैं बात करूं, ठीक है, तीसरी इसके अंदर कृषक जो है वो पिछले 10 वर्षों से खेती कर रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, है ना। उसके बाद अगर मैं पशुपालन की बात करूं तो इसके अंतर्गत हमें याद रखना है कि ऐसे पशुपालक जिनके पास कम से कम 20 गाय भैंस हो या 10 ऊंट हो, 50 भेड़ बकरियां हो, वो इसके लिए उसको विदेश भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए। या जो 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन में लगा हुआ हो, उच्च पशुपालन तकनीक उसके पास हो या फिर वो जिला या राज्य स्तर पर चयनित हुआ हो। तो ये मैं फिर कह रही हूँ, अगर ST SC होगा तो 0.5 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, और नॉर्मल किसान तो कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि उसके पास होनी चाहिए, तभी उसको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अगर वो पशुपालक है तो उसके पास 20 गाय भैंस, ठीक है, या फिर 10 ऊंट, या फिर यदि मैं बात कर लूं तो 50 उसके पास भेड़ बकरी हो, या वो 10 साल से डेयरी इत्यादि का कार्य कर रहा हो, जिला स्तर राज्य स्तर पर डेयरी कार्य के लिए क्या हुआ हो, चयनित हुआ हो, पुरस्कार उसे मिला हो, तो ऐसी स्थिति में उसे विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो ये भी आपको कृषि और पशुपालक का ये भी डेटा आपको याद रखना है। इस स्कीम में से यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आपके लिए है। इस प्रोग्राम के तहत पहले चरण में जो 100 युवा चयनित होंगे उनमें से
80 कृषि क्षेत्र के और 20 डेयरी एवं पशुपालक के होने चाहिए, पशुपालन से रिलेटेड जो है वो होने चाहिए। और ये कहा गया है कि इसके लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष से कम वो होने चाहिए, मतलब 55 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। मुझे भेज दो, विदेश घूम लेंगे भी। आपके पास है क्या इतना इतना संसाधन है? भेज दें हम तो, इतने संसाधन भी तो होने चाहिए ना। चलिए जुड़िए। और एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत सारे विद्यार्थी इसका जवाब दे सकते हैं, है ना साया जी? लाडो प्रोत्साहन योजना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ी अच्छी योजना है। अभी इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है सितंबर में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट ये हो गई है। इसके तहत अब राज्य में निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाली, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली या प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाली बेटियों को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। दूसरा, इससे पहले जो राष्ट्रीय योजना, आपको पता है कि हम मतलब उस समय की जो हमारी मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा राजे मैडम, उन्होंने ये चलाई थी राष्ट्रीय योजना। और लाडो प्रोत्साहन योजना जो है इस वाली गवर्नमेंट ने चलाई है, और इन्होंने जो है इस योजना का को राष्ट्रीय योजना को लाडो जो प्रोत्साहन योजना है उसमें क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो इससे पहले जो राष्ट्रीय योजना का लाभ ले रहे थे वो केवल सरकारी अस्पतालों में जन्मी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को ही मिलता था। बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कि इससे पहले जो राष्ट्रीय योजना चलाई जा रही थी उस राजश्री योजना को मिला दिया गया है, किसमें, उसको मिला दिया गया है, उसका मिलान कर दिया गया है लाडो प्रोत्साहन योजना में, है ना, लाडो प्रोत्साहन योजना में। तो हमने देखा था कि इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत ऐसी बेटियां जो कि केवल सरकारी हॉस्पिटल में जन्म लेंगी उनको ही इस योजना का लाभ मिलता था, सरकारी। लेकिन इसके अंतर्गत चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में जन्म ले रही हैं, चाहे आप निजी हॉस्पिटल में जन्म ले रही हैं, चाहे आप निजी विद्यालय में पढ़ रही हैं, चाहे आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हैं, सभी में, किसी में भी आप हैं, है ना, हॉस्पिटल में, अस्पताल और शिक्षक संस्थान, दोनों में यदि आप हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। और इस योजना के अंतर्गत कितने पैसे दिए जाएंगे? करीबन 1 लाख रुपए जो है बेटी को मिलेंगे। यही है लाडो प्रोत्साहन योजना। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो राजस्थान का बजट आया था, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 1 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड जो है बच्चों को प्रदान किया जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय योजना को इसमें मिक्स कर दिया गया। अब जो इसमें आपको याद रखना है वो ये चीजें याद रखनी है, याद रखना है इसके अंतर्गत जो आपको याद रखना है ना, वो ये सारा डेटा याद रखना है कि जब बेटी जन्म लेगी, अगर उसने सरकारी हॉस्पिटल में या फिर निजी हॉस्पिटल में किसी में भी जन्म लिया है, बिल्कुल 7 किस्त हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसको, ये सारी किस्तें आपको याद रखनी है कि पहली जो किस्त होगी वो 2500 रुपये, आप बेटी के जन्म लेते ही हॉस्पिटल में उसका जो जन्म प्रमाण पत्र बना और उसको 2500 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। उसका दूसरी किस्त में जैसे ही 1 साल पूरा होगा उसको पूरे टीके वीके लग गए, 2500 रुपये उसे, 2500 रुपये उसे फिर मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही वो पहली कक्षा में प्रवेश करेगी, लगभग 4 साल की हो जाएगी, 5 साल की हो जाएगी, उस समय उसको 4000 रुपये मिलेंगे। भाई ठीक है, पैदा हुआ, पैदा होने के टाइम पे उसको 2500, फिर उसको टीके वीके लग गए 2500, फिर वो स्कूल में आ गई तो ज़रूरतें बढ़ गई उसकी, उसको आपका मतलब सारी चीज़ों की आवश्यकता है तो ज़्यादा 4000। जैसे ही वो कक्षा 6 में प्रवेश करेगी, 5वीं पास कर लेगी तो उसको 5000 रुपये और मिलेंगे। जब वो 5वीं कक्षा में, मतलब 5वीं किस्त उसे तब मिलेगी जब वो 10th में आ जाएगी, इसमें उसे 11000 रुपये मिलेंगे। जब वो छठी किस्त उसको तब मिलेगी जब वो 12th क्लास में आएगी, 25000। और जब वो ग्रेजुएशन पास करेगी तब उसे 50,000 रुपये मिलेंगे 7वीं किस्त में। याद रखना है, कॉलेज में जब आएगी। हाँ, तो पहले 2 किस्तें 2500 की रहेंगी, तीसरी किस्त जो होगी 4000 की रहेगी, चौथी किस्त उसकी 5000 की रहेगी। उसके बाद जो 5वीं किस्त होगी 11000, छठवीं 25000, 7वीं किस्त 50,000 की, 2.5, 2.5, 4, 5, 11, 25 और 50,000 की किस्त उसकी रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जन्म पर, फिर टीका, फिर फर्स्ट, फिर 6th, फिर 10th, फिर 12th और फिर आपका कॉलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना कब लॉन्च की गई थी? बड़ा अच्छा, पता है इस तरीके के सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भैया ये बता दो कब आई थी। चूंकि सितंबर की हम बात कर रहे हैं
तो बच्चे वैसे ही पहचान गए होंगे कि ये तो 17 सितंबर 2024 को आई है, हाँ? चलिए, तो ये अच्छा ये है क्या एक्चुअली, इसमें क्या है कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको उनकी सोनोग्राफी निःशुल्क की जाएगी, तो उनको एक वाउचर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए बोलूँ कि मैं आपको आप सम्यक आइए, आपको खाने का वाउचर मिलेगा, तो आप सम्यक आएँगे, सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको हम एक वाउचर देंगे, उस वाउचर को लेकर आप क्या कर सकते हैं, खाना आराम से खा सकते हैं। ऐसे ही इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएँ उनको एक वाउचर दिया जाएगा, ये वाउचर वो लेकर जाएँगी सोनोग्राफ़ी की जहाँ पे भी मशीन या क्लिनिक होगी वहाँ पर उनकी फ्री में सोनोग्राफ़ी होगी, सोनोग्राफ़ी जिसमें मतलब बच्चा पूरा सही है, स्वस्थ है, उसका पता चलता है, ठीक है? तो चलिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वाउचर जो है वो दिए जाएँगे, ठीक है? तो 17 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हुई है। ये निःशुल्क सोनोग्राफी करवाने की सुविधा देती है और यह योजना वैसे तो 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 जिलों में शुरू हुई थी, जिसमें से भरतपुर तो होगा ही, हाँ। तो 12 भरतपुर और फलौदी जिले में, है ना? भरतपुर तो होगा ही। तो सबसे पहले 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर 12 में, फलौदी में और भरतपुर में लॉन्च हुई थी। उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद अब पूरे राज्य में जो है ये लॉन्च हो गई है। यानी किसी भी जिले की महिलाएँ हों, वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो यह योजना राज्य स्तर पर कब लॉन्च हुई है? 17 सितंबर को, इसलिए ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलो, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पात्र गोपालकों को कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण जो है वो दिया जाएगा? तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें जो पात्र गोपालक होंगे, जल्दी जवाब दो, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए या 2 लाख? बड़ी अच्छी योजना है। तो योजनाओं को लेकर देखिए राजस्थान से बड़े अच्छे क्वेश्चन हम ला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, अरे सही आंसर आ गया। हाँ, सही आंसर आ गया है, 1 लाख रुपए। देखिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आया था 1998 में, तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या था? आप कृषि के संबंध में, कृषि गतिविधियों के लिए, है ना? यदि आप क्या लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं, तो आपको आर्थिक सहायता मिलती थी। उस किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही मैंने कहा, पहले केसीसी का नाम आपने सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। ये 1988 में जो है ना? 1998 में जो है ये आया था। इसके अंतर्गत जो कृषि गतिविधियों के लिए, है ना? कृषि गतिविधियों के लिए कृषक को ऋण दिया जाता था, जैसे कि उसको उर्वरक खरीदने हैं, बीज खरीदने हैं, है ना? उसके लिए। अब जो किया गया है ना? तो इसी की तर्ज पर हम गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लाएं, जिसके तहत जो पशुपालक हैं उनको ऋण दिया जाएगा 1 लाख तक का, और ये ब्याज मुक्त ऋण होगा। शर्मा जी थैंक यू चाय पिलाने के लिए, हाँ। तो किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही लाएं, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी आपका कथन में पूछा जा सकता है। और इसमें 1 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो ब्याज मुक्त रहेगा, शॉर्ट टर्म अल्पकाल के लिए दिया जाएगा। वैसे इसके अंतर्गत यदि अपन बात करें तो लगभग 5 लाख तक का जो ऋण है वो इसके अंतर्गत प्राप्त होगा, ठीक है? चलिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर है, इसकी अवधि 1 वर्ष की अवधि के लिए ये 1 लाख रुपए का ऋण। वैसे किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि भी लगभग 1 वर्ष ही होती है ना? ठीक है? तो राज्य सरकार 2024-25 के बजट में लेकर आई थी और इसमें ये कहा गया है। चलो, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आपको याद रखना है कि ये जो ऋण है वो गाय भैंस हेतु जो शेड है, खली का निर्माण करना है, शेड बनानी है, दूध चारा इत्यादि, तो इसके अंदर पहले चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट जो है वो लाया गया है। तो 2-3 चीजें अपन ने इसमें देखी। सबसे पहले अपन अटल इनोवेशन स्टूडियो का बजट कितना था? 1000 करोड़ रुपए। अब ये जो गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना जो है, इसके लिए बजट कितना है भाई साहब? 150 करोड़ रुपए। याद है बहन जी? चलो, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो मेरा दिल ना गार्डन हो जाता है। चलिए, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से बताना है आपको कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, कौन सा सही नहीं है, हमको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है ना? तो जब आप इसका उत्तर दो उससे पहले दिमाग में ही सेट कर लो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
ठीक है। इसकी घोषणा राजस्थान परिवर्तित बजट 2023-24 में की गई थी। इसका उद्देश्य है युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करना और उनमें उद्यमिता का विकास करना या उद्यमिता को बढ़ावा देना। स्टार्टअप के बारे में मैंने पहले भी बताया है। जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी ऐसा नवाचार जिसको या कोई भी ऐसा उद्योग जिसको खुले 3 से 5 वर्ष की अवधि से, जिनकी अवधि कम होती है, मतलब कम से कम 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। इसे 3 से 5 वर्ष की अवधि हम बोलते हैं। वैसे 5 वर्ष से कम अगर कोई भी उद्योग जो है वो शुरू हुआ है ना? तो वो जो उद्योग होता है वो स्टार्टअप की श्रेणी में आता है। प्लस स्टार्टअप जो होते हैं वो नवाचार से संबंधित होते हैं। स्टार्टअप जो होते हैं वो बहुत कम इनकी जो है वित्त से शुरू होते हैं और इनको सदैव जो है पैसों की आवश्यकता पड़ती है। ये मतलब वित्त के मामले में इनके हाथ थोड़े से ढीले होते हैं। इसके माध्यम से युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट सीईओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके तहत चयनित स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध होगी। तो बहुत सारे मेरे ईशु, रचना, कल्पेश, प्रेम, हाँ, लखन जी ने बहुत सही आंसर दिया है, क्योंकि ये 1 करोड़ नहीं है, ये 10 करोड़ तक की फंडिंग की बात कही जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। अब तो आप खेलना सीख गए हैं। अब तो आप मन भूमि में जो है वो खेलना सीख गए हैं। चलिए, तो स्टार्टअप को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, ये इसके अंतर्गत है। स्टार्टअप मैंने बताई दी कि स्टार्टअप क्या होता है, थोड़ा सा अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। अनु कह रही है मैम आप बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, थैंक यू। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन से घरेलू कनेक्शन हेतु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो माननीय सांसद हैं वो इस जगह से जुड़े हुए हैं, जो जिनका अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी, जवाब दें, है ना? तो इसलिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ना, कोटा से हैं, कौन है हमारे बिरला जी, ठीक है? तो इसीलिए जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या है? कोटा। तो याद रखना कि जो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है उसके द्वारा पाइपलाइन से घरेलू कनेक्शन दिए जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए, ठीक है? इसका सही आंसर है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? कोटा से। बहुत अच्छा आंसर है गिरधारी, रीना, ईशू जी, सौरभ जी, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है। तो अब इसमें सबसे अच्छा है कि निःशुल्क दिए जाएंगे 1 महीने के लिए, इसलिए रिलेटेड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन, अभी आपको पता होगा आप लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो, सिलेंडर आता है, सिलेंडर के थ्रू आप क्या करते हैं? गैस। अब जैसे बिजली आती है ना कि बिजली के पाइप डले हुए हैं, जैसे आपको पता है आजकल इंटरनेट के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए क्या होता है, ज़्यादातर लाइन जो है वो दिए जाते हैं। जैसे पानी आता है, पानी के पाइप के कनेक्शन है ना? तो सुबह-सुबह आपके 4-5 बजे पानी आ जाता होगा। ऐसे ही अब बिजली का क्या, ऐसे ही अब जो घरेलू गैस है उसके भी कनेक्शन होंगे। आप जितना गैस का उपयोग करेंगे उतने गैस का बिल हर महीने आया करेगा। अब आपको सिलेंडर की झंझट नहीं कि भई सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर लेके आना है, हाँ? तो बेचारे आधे चोरों का तो धंधा ही खराब हो गया है। सिलेंडर के बहाने से हम उसके यहाँ जाते थे, अब नहीं जा पाएँगे ऐसे। चलो, पहले 1000 उपभोक्ताओं को लगभग 1 माह के उपभोग की जो गैस है वो फ्री में मिलेगी और कोटा से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है? तो पाइपलाइन से घरेलू कनेक्शन है और ये याद रखना राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, उसके द्वारा कोटा में ये शुरू हुआ है। 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कोटा शहर में जो भी लोग कनेक्शन लेंगे उन पहले 1000 उपभोक्ताओं को 1 महीने के लिए निःशुल्क गैस मिलेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें याद रखना, यहाँ से कथन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी हाँ, आजकल तो अब ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है कि अब तो पाइपों से, वैसे ये बहुत बढ़िया सिस्टम है ना, सिलेंडर खत्म हो गया, रात को 12 बजे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? और आपको नींद आने लगी, आपने कॉफ़ी बनाने के लिए आप गए और पता चला सिलेंडर खत्म। अब भाई किससे कहो कि सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर रात को 12 बजे 1 बजे, बट यहाँ पर वो समस्या सॉल्व, है ना? यहाँ पर ये समस्या सॉल्व हो गई। चलिए, एक और क्वेश्चन, टिंग 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 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है राजस्थान की इकोनॉमी का।
राजस्थान में गौशालाओं की अनुदान राशि में 10% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 10% की। इसके बाद जो गौवंश होंगे और छोटे, बड़े गोवंश और छोटे गोवंश, है ना, के लिए कितनी राशि दी जाएगी? पहले कितनी दी जाती थी और अब कितनी दी जाएगी? हम भी कोटा से हैं सौरभ जी। अच्छा, तो आप कोटा यानी कोटा फैक्ट्री, हाँ, जहाँ पर बच्चे बनते हैं नहीं, मतलब बच्चे बनते नहीं है, जहाँ पर बच्चे एक्चुअली में आईआईटीएंस बनते हैं, जहाँ से बच्चे जो है वो, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 40 से 44 कर दी गई है और 20 से 22 कर दी गई है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अब बड़े वंश को 44 रुपए प्रतिदिन है, ये प्रतिदिन है। छोटे गोवंश को 22 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। बहुत 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 अच्छा। ईशू जी, माया जी, प्रियंका जी, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा जो पंजीकृत गौशाला हैं उनकी अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। बड़े गौवंश के लिए 44 रुपए और छोटे गौवंश के लिए 22 रुपए का अनुदान मिलेगा। याद रखना, ये प्रतिदिन का है, प्रतिदिन का है ना, प्रतिदिन मिलेगा। पहले 40 था, वो अब 44 हो गया। पहले 20 था, वो अब 22 हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौवंश के लिए अनुदान राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10% की, 10% की। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हुई और ये वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो भी चुकी है। चलिए, एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। देश में नेशनल हाईवे की लंबाई के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये डेटा अभी सितंबर में ही लॉन्च किया है ना, एनएचआई ने, है ना, नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी है, एनएचएआई, है ना, उसने अभी इसका डेटा जो है वो जारी किया है। तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। सीधा सिंपल, आपको पता है, आपके सिलेबस में परिवहन दिया हुआ है, परिवहन से क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, कोचिंग सेंटर खुल गया है, आ जाइए। वो 24/6 नहीं, 24/7 खुला हुआ होता है कोचिंग की सेवाएं, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षाएं आ रही हैं। तो इस संदर्भ में बच्चे किसी भी वक्त कोई भी क्वेरी यहाँ से कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत गलत आंसर आपने दिया है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भाई। मैंने कहा आपके सिलेबस में परिवहन दिया हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हाईवेज की बात करते हैं तो हाईवे की स्थिति में राजस्थान का स्थान पूरे देश में तीसरा है। तो भैया, पहला स्थान किसका है? तो हमें पता होना चाहिए कि पहला स्थान है लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का और तीसरे स्थान पर आता है हमारा राजस्थान। तो पहला महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर राजस्थान। तो यदि मैं बात करूं हाईवे की, है ना, अगर मैं बात करूं हाईवे की, तो हाईवे जो नेशनल हाईवे है, एनएच जो है ना, नेशनल हाईवे यानी एनएच की यदि मैं बात करूं, तो एनएच जो है उसके अंतर्गत मुर की हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मुर जो है, हाईवे की लंबाई को लेकर, हाईवे की लंबाई जो है वो कैसी है? मुड़ी हुई है। हाईवे की जो लंबाई है वो मुड़ी नहीं है, वो मुरी हुई है। कहते हैं ना, मुरी हुई है, मुरी। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो हाईवे की लंबाई क्या है? मुरी हुई है। तो लंबाई से याद होगा कि हाईवे की लंबाई की हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में हमें पता है कि 48 नेशनल हाईवेज हैं और इनकी लगभग जो लंबाई है वो 10,618 किलोमीटर है। भारत में यदि मैं बात करूं तो भारत में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो ये कहती है कि भारत में टोटल 599 नेशनल हाईवेज हैं, एनएच हैं, और इनकी कुल लंबाई जो है वो 1,40,145 किलोमीटर है। याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो हाईवे की लंबाई मुरी हुई है, मुरी हुई है, मुरी हुई है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विभिन्न स्टार्टअप के द्वारा स्टार्टअप में बता चुकी हूं, ऐसा कोई भी उद्योग जिसको खुले हुए 5 साल से कम की अवधि हुई है, ऐसे उद्योग जिनमें जो राशि है, जिनकी निवेश राशि बहुत कम है। ठीक है, यस यस यस। परिवहन में फिर कह रही हूं, आपके सिलेबस में है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपकी ज्योग्राफी में है ये। ठीक है, विभिन्न स्टार्टअप के द्वारा निवेशकों के समक्ष आइडिया प्रस्तुत करने हेतु, भाई ठीक है, मैंने कहा कि भाई सौरभ है, सौरभ एक स्टार्टअप खोले हैं और यहीं पर राजेश जी जो है वो क्या है, हमारे निवेशक है, इन्वेस्टर हैं। अब ये सौरभ जी यानी स्टार्टअप खोलने वाला व्यक्ति उस निवेशक के सामने कोई आइडिया प्रस्तुत करेगा, उसके लिए राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के द्वारा किसका आयोजन किया गया। यानी अगर सौरभ को, यानी एक स्टार्टअप खोलने वाले व्यक्ति को कोई आइडिया देना है अपने निवेशक के लिए, तो वो निवेशक जो है जब उसको आइडिया देना है तो वो स्टार्ट मतलब वो किसका, वो जो है वो किस
उसके लिए कौन सा आयोजन किया गया? तो याद रखना है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आई स्टार्ट, आई है ना स्टार्ट, इन दोनों ने मिलकर एक आयोजन किया था टाई स्मैश अप का। टाई, बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है, टाई स्मैश अप का जो है वो आयोजन किया। तो यहाँ पर ये दोनों गए, टाई स्मैश अप में गए और इन दोनों ने बातचीत करी। ठीक है, चलो समझ में आया ना मेरी बात, तो वही है। तो टाई स्मैशअप एक आयोजन हुआ था जिसमें राजस्थान सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो, और स्टार्टअप आई स्टार्ट के सहयोग से। आई स्टार्ट क्या है? एक्चुअली आई स्टार्ट जो है ये एक तरीके से जो स्टार्टअप होते हैं उनके संदर्भ में जो है कार्य करता है, नवाचार के लिए काम करता है बेसिकली। ये 27-28 अक्टूबर को हुआ था, ये 8वां संस्करण था इसका, और इसकी थीम थी स्पीड डेटिंग विद स्टार्टअप। स्पीड डेटिंग विद स्टार्टअप। इसके तहत विभिन्न स्टार्टअप के द्वारा निवेशकों के समक्ष आइडिया, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कहा स्टार्टअप सदैव कुछ ना कुछ वित्तीय मतलब वित्तीय परेशानी झेलते रहते हैं। तो उस वित्तीय परेशानी या वित्त जो है फंड प्राप्त करने के लिए ये लोग जो है निवेशकों के सामने आइडिया रखते हैं कि भाई मेरे को ये आइडिया आया है और मैं अपनी स्टार्टअप को इस तरीके से आगे करना चाहता हूँ, बस मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम है, आप हमें फंड कर दीजिए, आप हमें पैसा दे दीजिए। तो ऐसे वेंचर कैपिटल्स वगैरह जो है वो मतलब ये वेंचर कैपिटल के लिए जो है इस तरीके की जद्दोजहद चलती रहती है। बिल्कुल, हमें, हाँ, हमें तो जो कुछ, अच्छा, अच्छा, चलो ठीक है। राजस्थान में एआई एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट एवं करियर मार्गदर्शन सेवा किसने शुरू की? अच्छा, याद रखना राजस्थान में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं जब बात करती हूँ तो मैं आपको कल भी कह रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कि भाई तुलसी शर्मा जी जो हैं वो बाहर हैं, है ना, वो जो है वो मार्केट गई हैं सब्जी लेने। अब वहाँ पर उनको पता चलता है कि मुझे याद ही नहीं है कि मेरे फ्रिज में क्या-क्या सब्जी है। तो उन्होंने देखा कि मेरा फ्रिज तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, तो उन्होंने फ्रिज को एक मैसेज किया या फ्रिज में देखा, कैमरा लगा हुआ था कि फ्रिज में क्या-क्या सब्जी है। फ्रिज ने खुद ही आपको वापस क्या कर दिया, मैसेज कर दिया, आपके फ़ोन में मैसेज आ गया कि भई मेरे पास टमाटर रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है फ्रिज में, आप जो है ये सब्जी मत लाइएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहते हैं ना एक फ्रिज या कोई भी इक्विपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए न्यूज़ एंकर्स क्या करते हैं, न्यूज़ देते हैं। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। तो एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट एंड करियर मार्गदर्शन सेवा कौन शुरू कर रहा है? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरकेसीएल। आपका जो आरएससीआईटी कोर्स भी चलाया जाता है तो किसके द्वारा चलाया जाता है? आरकेसीएल के द्वारा, है ना, याद रखना है आरकेसीएल के द्वारा चलाया जाता है। और बेसिकली जो है कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड जितने भी, या आईटी डिजिटल, एक तरीके से मैं कहूँ डिजिटल लर्निंग, है ना, ये जो आरकेसीएल है वो राजस्थान में डिजिटल लर्निंग के लिए जो है वो कार्य करता है। चलो, तो एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट हम देख सकते हैं, है ना, कि रोजगार के लिए, ठीक है। तो यह पहल राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्टार्टअप एडुबिल्ट टेक्नोलॉजी के सहयोग से, याद रखना किसके द्वारा, स्टार्टअप एडुबिल्ट टेक्नोलॉजी है, तो आरकेसीएल प्लस स्टार्टअप एडुबिल्ट टेक्नोलॉजी के सहयोग से राज्य के युवाओं के करियर मार्गदर्शन के लिए शुरू की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेवा के माध्यम से युवा जो है वो रोजगार के लिए और अपनी प्रतिभा का आकलन जो है इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये सुविधा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुविधा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी, याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके कथन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो आरकेसीएल और ये जो स्टार्टअप एडुबिल्ट टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर जो करवाएंगे, मतलब दोनों मिलके जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो शुरू किया है, वो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। चलो, एक और क्वेश्चन। राजस्थान में, अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाँ आइफा, अरे वाह है ना, हम लोग सब लोग देखते हैं आइफा, जिसमें हम कहते हैं सितारे जमीन पर उतर के आ गए, ऐसे तो राजस्थान में आइफा की सिल्वर जुबली का आयोजन हो रहा है, यानी 25वां समारोह मनाया जाएगा और ये पर्यटन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
2025 7 से 9 मार्च 2025 तक, तो बहुत सारे स्टार्स आपको मार्च में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राजस्थान में हो सकता है किसी शहर, मतलब आपकी चौड़ा रास्ता में घूमते हुए मिल जाए, चौकीधाड़ी में घूमते हुए मिल जाए। ये होने वाला है जयपुर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आईफा 2000 में शुरू हुआ था। आईफा की यदि मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी जो है, उसके अवार्ड्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और इन सबको, ठीक है। तो आईफा हमारे यहाँ 7 से 9 मार्च को होंगे 2025 में। चलिए एक और क्वेश्चन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान एनएसआईटी, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा राजस्थान में वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? व्यावसायिक परीक्षण जिसे हम बोलते हैं, प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसे हमें बोलते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण देना। फॉर एग्जाम्पल आपको आईटी के रिलेशन में, आईटी रिलेटेड कोई प्रशिक्षण देना, है ना, आपको जो है वो किसी हस्तकला के लिए जो है प्रशिक्षण देना, आपको जो है वो किसी इलेक्ट्रिक आइटम को कैसे सही करना है उसके लिए प्रशिक्षण देना। तो जो भी एक मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के लिए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग की कही जाती है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण कहाँ पर शुरू हुआ है? हाँ जी, जवाब दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी दे रहे हैं कोटा और भरतपुर। अच्छा, मतलब हर चीज को हम भरतपुर से जोड़ेंगे ऐसे? भाई सही जवाब दें। अभी सही जवाब जो है वो आया नहीं है ना। जोधपुर जयपुर में हो रहा है, उदयपुर अलवर में हो रहा है, कोटा उदयपुर में हो रहा है, जोधपुर और अजमेर में हो रहा है। तो याद रखना ये जोधपुर और जयपुर में जो है वो हो रहा है। इसलिए मैं कहती थी हर चीज को आप कोटा और भरतपुर से मत जोड़ो भाई, है ना। कुछ तो छोड़ दो जयपुर और जोधपुर के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग का शुरू की जाएगी प्रशिक्षण, वो जोधपुर और जयपुर से शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कोई है जो यहाँ पर एमएनआईटी से पढ़ा हो? कोई है अपने पास जो एमएनआईटी से जुड़ा पढ़ा हुआ हो? हर चीज को कोटा से जोड़ दोगे क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जेजे में है ना, जे स्क्वायर में है, जोधपुर और जयपुर में। तो एमएनआईटी जयपुर ने अपना स्वयं का एंथम जो है वो बनाया है, खुद का एंथम। कहते हैं ना हर स्कूल का, आप किसी स्कूल में पढ़े होंगे, उसका एंथम होता है। विद्या आश्रम स्कूल जयपुर का अपना एंथम है ना। सेंट जेवियर्स का अपना एंथम होता है हमारा। तो ऐसे ही एमएनआईटी एक ऐसा जो है वो कॉलेज, देश का पहला ऐसा एनआईटी इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने अपना कॉलेज का खुद का एंथम जो है वो जारी किया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक और क्वेश्चन, ये एमएनआईटी है जयपुर में, है ना, एनआईटी का कैंपस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से है ना। मैम क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज मेरा बच्चा तो पढ़ा नहीं है इसलिए इसलिए गलत हो रहे हैं ना। कोई नहीं, सितंबर एक बार मतलब जो भी आपके पास सितंबर के लिए आप पढ़ते हो, जैसे सम्यक का सितंबर का जो करंट अफेयर्स का निकलता है वो पढ़े आप, उसमें सारी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से डिटेल दिया हुआ है, तो वो पढ़िए, फिर देखना आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाते हो, जो भी मैगजीन वगैरह पढ़ते हो वो भी, ठीक है। तो भारतीय सेना के लिए अश्वबोट रोबोट राजस्थान के किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? अश्वबोट क्या है? एक रोबोट है बेसिकली। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये रोबोट जो है वो एक तो घोड़े के आकार का है, और ये जो सेना होंगी उस सेना के हथियार वगैरह ले जाने के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? ये डेफटेक एंड ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। सौरभ ने, तुलसी ने बड़ा सही आंसर दिया है। अरे करंट अफेयर में तुक्का थोड़ी लगाना होता है, कहीं तो सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल, मतलब ह्यूमर नहीं सेंस ऑफ प्रेजेंस जो है वो आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी का अभी तो टाइम है ना, हम बैठे हैं, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। हम इसीलिए आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट भी दे रहे हैं कि मेरा बच्चा जिसने कहीं से कंटेंट अभी तक नहीं पढ़ा, जिसका करंट अफेयर रेडी नहीं है, वो विद्यार्थी यहाँ से कंटेंट भी ले सकता है और क्वेश्चन भी ले सकता है। आपने कंटेंट पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी तो हम नहीं जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम उस रणभूमि में खेलने से पहले जो भी मनोभूमि में हो सकता है, क्वेश्चन कंटेंट सब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो चिंता मत करो, बिल्कुल, है ना, जुड़े रहो हमसे। तो यह है डेफटेक एंड ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, याद रखना है, डेफटेक एंड ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
तो ये एक अशुबोट क्या है, एक रोबोट का नाम है। मैं फिर कह रही हूँ, ये इस तरीके का देखो रोबोट है एक तरीके से, है ना, एक रोबोट है ये, ठीक है। ये घोड़े के आकार का, जैसे मैंने बताया, ये घोड़े के आकार का होगा और सेना के लिए डिज़ाइन किया गया है और लगभग ये 100 किलो तक के हथियार, मिसाइलें, दवाइयाँ इत्यादि सामग्री जो है 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है। इसलिए जो है वो एआई से ज़्यादा है, बिल्कुल। एआई से इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं सर, क्योंकि एआई से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। ठीक है, अश्वबोट की विशेषताएँ देखूँ तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये 7 हाई रेज़ोल्यूशन कैमरा इसमें लगा हुआ है। लाइट डिटेक्टिंग और रेंजिंग जो सेंसर हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। एआई का मतलब होता है अपने आप ही काम करेगा ये, है ना? इसको कुछ कमांड जो है वो देनी पड़ेंगी, फिर अपने आप काम करेगा, ठीक है? ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है 20 किलोमीटर तक। इसमें प्रोग्रामिंग के बाद एक ओटीपी आएगी, उसके द्वारा ही ये खोला जाएगा और इसकी लागत लगभग 70 लाख रुपए है। तो यदि मैं बात करूँ, है ना, 2-3 लागतें हमने पढ़ी थी। अटल इनोवेशन स्टूडियो की लागत 1000 करोड़ रुपए। चलो बढ़िया। और इसकी कितनी हो गई? 70। ये अश्वबोट जो रोबोट है इसकी लागत कितनी है? 70 लाख रुपया। याद रखना, सॉरी 70 लाख रुपया जो है वो इसमें है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान में किस स्थान पर एम्स, है ना, एम्स है हमारा, एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, यानी आरआईएमएस, एम्स की जगह रिम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। बताओ, जवाब दो। एम्स की तर्ज पर रिम्स विकसित किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ये सम्यक जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर है सर, है ना। चलिए, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में रिम्स कहाँ पर आ रहा है? बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं। चलो, और देखो सब लोग आंसर करेंगे ना तो सब लोगों के नाम आएंगे। चलो, बिल्कुल सही आंसर जयपुर में जो है ये आ रहा है। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान जो आपका आरयूएसएच है, उसमें आरयूएसएच कहाँ पर है आपका? आपको पता होगा। आरयूएचएस की यदि मैं बात करूँ तो आरयूएचएस आपका कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में भी जगतपुरा की साइड है, हल्दी घाटी मार्ग की साइड। उसमें जो है रिम्स जो है वो विकसित किया जाएगा और इसकी लागत कितनी है? 750 करोड़ रुपए रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, राजस्थान में राजस्थान मंडपम आ रहा है, बिल्कुल। तो उसका सही आंसर क्या था? जयपुर, है ना। एक और क्वेश्चन, स्टेट क्वेश्चन बड़ा ढंग से सुनना है आपको, क्वेश्चन बड़ा ढंग से सुनना है। क्वेश्चन है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 के अनुसार खाद्य सैंपल लेने के मामले में देश में कौन सा राज्य पहले? ये किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन समझना, खाद्य सैंपल लेने के मामले में, ये नहीं कि पूछ रहा वो फूड सेफ्टी इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है, वो ये पूछ रहा है कि खाद्य सैंपल लेने के मामले में कौन देश में नंबर 1 है। खाद्य सैंपल लिए जाते हैं क्योंकि राजस्थान में आपको पता है शुद्ध से युद्ध अभियान चलाया गया था, है ना। इसके अलावा जो है और भी अन्य, नहीं नहीं नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, क्वेश्चन समझो। ये कह रहा है कि खाद्य सैंपल लेने के मामले में, फूड सेफ्टी के मामले में नहीं पूछ रहा है कि फूड सेफ्टी में नंबर 1 कौन है, वो कह रहा है खाद्य सैंपल। खाद्य सैंपल में राजस्थान सबसे ज्यादा सैंपल, हालांकि राजस्थान से लिए जाते हैं खाद्य सैंपल, वो बात अलग है। फूड सेफ्टी यदि सबसे ज्यादा अच्छी देखी गई है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, केरला में देखी गई और राजस्थान की स्थिति 6 है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो हम यहाँ पर जो है वो गच्चा नहीं खाएं। राजस्थान फूड सैंपल लेने के मामले में नंबर 1 में। हालांकि हम राजस्थानी, हमारी आदत है कचौड़ी पकौड़ी खाने की, तो भाई हम इतना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे, केरल की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो वहां पर फूड सेफ्टी इंडेक्स में वो नंबर 1 पर है, हम नंबर 6 पर है। लेकिन हाँ, हमारा प्रयास जारी है, हम सैंपल लेने के मामले में नंबर 1 पर है। हम ले लेते भाई, ये गंदा हो सकता है, गंदा हो सकता है, गंदा हो सकता है, सैंपल इकट्ठे करो। तो सैंपल लेने के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। इसको जारी किया है फसाई ने, फसाई भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, नई दिल्ली के द्वारा। तो इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स की यदि मैं बात करूं तो उसमें 5 राज्यों में सबसे पहले केरल है और इसमें जो राजस्थान है वो 6वें स्थान पर है, याद रखना, है ना। इससे पहले राजस्थान जो था 2021 में 18वें स्थान पर था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो 23-24 का है उसमें 6वें स्थान पर, यानी हमने
छठवें स्थान पर पहुंच गए। राजस्थान को कुल 100 में से 54.75 अंक जो है इसके अंतर्गत मिले हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, आपने समझा या नहीं समझा, इसीलिए मैंने, क्योंकि देखो बहुत सारे इसके स्टैंडर्ड्स बहुत सारे थे, लेकिन जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर है उसमें से हमने क्वेश्चन ले लिया कि फूड सेफ्टी के सैंपल लेने में राजस्थान नंबर 1 पर है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 6वें नंबर पर है। याद, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। भारत के स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ सक्रिय हुआ? बड़ा अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना, पहला तो ये स्वदेशी तकनीक पर है, ठीक है। चलिए थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, हाँ माइक ठंडा हो गया था ठंड में क्या बात है हरविंदर बाड़मेर बोल रहे हैं माइक ठंडा हो गया था। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। क्लास ओवर नहीं हुई, क्लास हम वापस आ गए है ना। तो भाई आज नहीं तो कल निकलेगा, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। तो हमने फटाफट हल निकाला, न कल निकाला अभी निकाला। तो आज नहीं तो कल निकलेगा, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, और इसका हल हमने फटाफट निकाल लिया। हाँ चलिए, क्वेश्चन था भारत के स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है कहाँ पर सक्रिय हुआ है? तो बच्चों ने जवाब दिया राबर्ट भाता, राजस्थान में सक्रिय ये हुआ है, ठीक है। इंडिया का थर्ड होम बिल्ट मतलब स्वदेशी। कई बार क्वेश्चन हमें इंग्लिश में नहीं आए, हिंदी में समझ में नहीं आए, तो बिल्कुल रावत भाटा की 7वीं इकाई क्रिटिकली घोषित, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रावत भाटा राजस्थान में भारत के स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरा है, स्वदेशी निर्मित से तकनीक, याद रखना। राजस्थान में पहले 700 मेगावाट के परमाणु बिजली घर इकाई के रिएक्टर में नियंत्रित परमाणु विखंडन पूरा किया गया। इसका मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि जब कोई भी क्या होता है परमाणु रिएक्शन होता है, तो उससे बिल्कुल बिल्कुल पूछा गया था, पूछे जाते हैं ऐसे, जब परमाणु रिएक्शन होता है तो उसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो अब जो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन जब निकलेंगे तो संतुलित मात्रा में निकलेंगे, और पहले जितने खत्म हुए हैं ना जितने, उसी के बराबर निकलेंगे, यानी संतुलित नियंत्रित मात्रा में निकलेंगे। तो उसको ध्यान में रखकर एक स्वदेशी तकनीक जो है वो बनाई गई है। तो आप तो ज्यादा नहीं याद रखो, ज्यादा समझ में नहीं भी आए तो याद रखना कि जब भी कोई फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है, उससे न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, तो वो न्यूट्रॉन अब नियंत्रित मात्रा में निकलेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि जितने न्यूट्रॉन हम उस ब्लास्ट में खत्म कर रहे हैं उतने ही न्यूट्रॉन वापस बनेंगे। तो नियंत्रित मात्रा आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसको नियंत्रित परमाणु विखंडन बोल रहे हैं, अर्थात इस इकाई में पहली बार क्रिटिकली रिएक्टर में नियंत्रित परमाणु विखंडन प्रक्रिया पूरी हुई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अब कोई भी ब्लास्ट होगा उससे न्यूट्रॉन जो निकलेंगे एक नियंत्रित मात्रा में निकलेंगे, जितने खत्म हुए उतने ही निकलेंगे। पहले क्या होता था एकदम बहुत सारे, तो उससे बहुत सारी अन्य मतलब अन्य दुर्घटनाओं की संभावना रहती थी, और बिजली उत्पादन की संभावना इसमें रहती थी। चलिए, तो अभी क्या हुआ, क्लास तो शुरू हो गई ना। चलो, तो वापस हमारे साथ आ जाइए। यह भारत का 25वां परमाणु रिएक्टर होगा, और 7वीं इकाई है जो देश में स्थापित की जा रही है। 16वीं स्वदेशी दबावयुक्त पानी भारी रिएक्टर श्रृंखला है ये, और ये भारी जल रिएक्टर का विकास जो है इसके अंतर्गत होगा। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देश का पहला, चर्चित स्थल से हम पूछ रहे हैं, देश का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A की पहली स्क्वाड्रन कहां बनेगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तेजस मार्क 1A
तेजस मार्क 1A, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। उसकी पहली स्क्वाड्रन कहाँ पर बनने वाली है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदय? अरे भैया बहुत सही आंसर, बीकानेर में बनने वाली है। अच्छा इसका ये तो कई बार क्या होता है, जोधपुर से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसको हम याद कर सकते हैं। ये लड़ाकू विमान क्या है? तेजस है, तेजस है। तो ये लड़ाकू विमान है तो बीकानेर में बन रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ तो मैच करें कि लड़ाकू विमान जो है कहाँ से बन रहा है? बीकानेर से बन रहा है। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये मार्क तेजस 1A है, ये पहला देश का लड़ाकू विमान होगा। ठीक है, राम राम जी, राम राम जी। इसकी पहली स्क्वाड्रन बीकानेर के जो नाल एयरफोर्स स्टेशन है उस पर तैनात होगी, जो कि जो मिग 21 बायनास है, जो अब क्या हो गए, बहुत पुराने हो गए हैं, उनका स्थान ये ले रही है। अब इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो ये तो हो सकता है तेजस मार्क ए कहाँ पर है, सबको पता है बीकानेर में। वहां पर कथन में आपसे पूछ ले कि इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप किसने किया, तो याद रखना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल जो है, हाल के द्वारा तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान जो है वो डेवलप किया गया है। और ये 4.5 जनरेशन का जेट होगा। तो इसमें दो तीन चीजें हमने देख ली। तेजस मार्क ए किसकी जगह ले रहा है? मिग 21 की, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज हमने इसमें देख ली कि ये जो है इसको हाल के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, 4.5 जनरेशन का जो है ये जेट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक और क्वेश्चन, होलोग्राफिक तकनीक वाली गांधी जी की तस्वीरों वाली गांधी वाटिका देश का पहला म्यूजियम है। यह राजस्थान में कहाँ स्थित है? होलोग्राफिक तकनीक का मतलब 3D तकनीक, याद रखना। इसका मतलब 3 डायमेंशन से जो है वो गांधी जी और उनसे रिलेटेड चीजें दिखेंगी 3 डायमेंशन से। यदि मैं आपको 3 डायमेंशन से दिखने लग जाऊं, है ना, कि है ना, कि मैं पीछे से भी दिखूं आपको और आगे से भी, साइड से भी, 3 डायमेंशन जो हमारे दिखे, तो वो होलोग्राफिक तकनीक हो गई। हाँ चलिए, तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये जयपुर में हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब दें कहाँ पर हो रहा है? ये जयपुर में हो रहा है, जयपुर के सेंट्रल पार्क में हो रहा है। अरे क्या बात है। इटर्नल स्वराज, काशवी, कल्पेश, गिरधारी जी, चरणजीत जी, रीना जी, अरे वाह चलिए, तो हमने देखा कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, उस पर गांधी वाटिका म्यूजियम जो है बनाई जा रही है, जयपुर में स्थित है। और ये देश का पहला पहला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये देश का पहला है जहां पर होलोग्राफिक मैंने बता दिया, 3D टेक्निक जो होती है उसको बेसिकली होलोग्राफिक कहते हैं। यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर है, 3D आपको लगेगा गांधी जी बस अपना चश्मा उतार के पहनने ही वाले हैं ऐसा लगेगा गांधी जी का चश्मा मेरे हाथ में ही आने वाला है, गांधी जी की लाठी मेरे हाथ में ही आने वाली है। ठीक है, तो इसका संचालन पर्यटन कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाए, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो वो तो बहुत वैसे भी बहुत, तो इसमें हमने देख लिया होलोग्राफिक राजस्थान, जयपुर, और होलोग्राफिक का मतलब 3D। तो होलोग्राफिक टेक्निक ना आकर अगर 3D टेक्निक आ जाए तो आप आंसर अब कर जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये 3D टेक्निक होती है और इसमें प्रकाश तरंग और लेजर किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में भारत सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा किसको जो है वो बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है? राजस्थान के किस गांव को मिला? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, पढ़ते हो मतलब, यूं है, मजा आ जाता है। बिल्कुल, इसको कैसे याद रखें? देखो, पहले तो समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी पर्यटन के लिए कार्य किया जाएगा, मान लीजिए गांव है, यहाँ पर विदेशी आ रहे हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर जो दूध, चाय पानी के लिए दूध वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, या रहने के लिए जो घर कुटिया इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है ना, या फिर इसके अंतर्गत और जो है ना, गाड़ियों इत्यादियों की, पार्किंग की गाड़ियों की व्यवस्था किया जाना, खाने पीने की व्यवस्था किया जाना, ये पूरा गांव मिलकर कर रहा है। पहली बात है ना कि अतिथि देवो भव, सभी लोग मेरे क्या है, अतिथि हैं, तो सभी अतिथि क्या है, देवता है, तो सब लोग उसके लिए काम करें। दूसरी बात, इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी पैसा आ रहा है ना, वो पैसे का इस्तेमाल पूरा समुदाय करेगा, है ना, सबके यहाँ जो है पर्यटन के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये है बिल्कुल देवमाली गांव ब्याबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेस्ट टूरिज्म ब्याबर, बेस्ट टूरिज्म ब्याबर में, बेस्ट टूरिज्म ब्याबर में, ब्याबर कहाँ पर? देवमाली में, देवमाली में बेस्ट टूरिज्म, देवों का बेस्ट टूरिज्म का देवमाली। बहुत बढ़िया। तो बड़ा सुंदर सा ये फोटो है। तो पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को जो है, तो पर्यटन दिवस कब? तो ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड स्थित देवमाली गांव को की जो सरपंच हैं पूजा गुजर, इनको
उनका काफ़ी नाम है, वैसे भी इनको जाना जाता है पर्यटन विभाग के लिए। तो इसलिए आपने देखा कि इनको सरपंच को प्रदान किया गया है, क्योंकि ये समुदाय आधारित है, ठीक है। समुदाय आधारित का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्यटन से मिलने वाले धन का सीधा लाभ जो होता है पूरे गांव को मिलता है, ना कि किसी व्यक्ति को मिल रहा है, किसी संस्था को मिलता है। चलिए एक और क्वेश्चन पुरस्कारों से आ गया है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जवाब दे, जितने ज्यादा बच्चे जवाब देंगे है ना, मेरे को उतना ही अच्छा लगेगा। तो जवाब दें। क्वेश्चन है, हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट। अच्छा, आपको पता है नीति आयोग पर बेस्ड है ग्रिड, जो कि गुजरात में ही है। गुजरात का एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में गांधी जी, हाँ, मोदी जी का गुजरात में आयोजित चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो रिन्यूएबल एनर्जी आप समझते हैं, है ना, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, है ना, जैसे कि आपकी पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी जो है वो किसके अंतर्गत आती है? अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत। तो अक्षय ऊर्जा को लेकर, इस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक ग्लोबल मीट हुई है। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। ग्लोबल मीट है तो गांधीनगर में, ग्लोबल मीट है तो गांधीनगर में, ग्लोबल मीट है तो गांधीनगर में, ठीक है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान में जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति है वो कब आई थी? 2023 में। राजस्थान में हाइड्रोजन नीति कब आई है? 2023 में, है ना। एक तो अक्टूबर 2023 में आई है, एक आपकी सितंबर 2023 में आई है। तो राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है अक्षय ऊर्जा में। अगर सौर ऊर्जा की बात कर लूं तो राजस्थान का सौर ऊर्जा में नंबर 1 स्थान है। भडला सोलर पार्क, जो कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसमें 2245 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके अंतर्गत आपको पता है सौर ऊर्जा को लेकर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सौर ऊर्जा नीति राजस्थान में कब आई है। तो सौर ऊर्जा के संबंध में राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है, अक्षय ऊर्जा के संबंध में राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना आपके पास है, बिल्कुल। तो पहला कथन है, राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में पहले स्थान का पुरस्कार मिला है। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान को अक्षय ऊर्जा में पहले स्थान का पुरस्कार मिला, ये गलत बात है। क्योंकि हम सौर ऊर्जा में तो नंबर 1 है, बट अभी अक्षय ऊर्जा में नंबर 1 में नहीं आए, क्योंकि अक्षय ऊर्जा में तो और भी बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये पहले स्थान पर नहीं है, ये कथन आपका गलत है। केवल पहला जो है वो इसमें सही आंसर है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा की क्षमता किसी ने बताई थी यहाँ पर, शायद 100, बिल्कुल किसी ने शायद बताई भी थी, बहुत बढ़िया, किसी ने यहाँ पर बताई भी थी। चलो, क्या हुआ? अच्छा, इसमें आंसर मिट गया। पहला बिल्कुल सही आंसर इसमें है। चलिए, तो राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में देश में सौर ऊर्जा में प्रथम और अक्षय ऊर्जा में कौन सा पुरस्कार मिला है? द्वितीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। 16 सितंबर को हुआ था, ठीक है। अब इसमें थोड़ी 2-3 चीजें आप देख लेना कि ये चौथा संस्करण है और इसका उद्घाटन चूंकि मोदी जी ने किया था इसलिए इंपॉर्टेंट, और इसकी थीम थी इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर। क्या थी? ट्रिपल आई, ट्रिपल आई। इन्वेस्टर्स मीट है, ट्रिपल आई। इन्वेस्ट 142 है, 143 नहीं है, 142 है, ठीक है। चलो तो हमें पता होना चाहिए कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय, ये सौर ऊर्जा है, सॉरी, ये जो है ये सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं कि उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो भडला सोलर पार्क जो है फलौदी में है, आपको पता है, बहुत बढ़िया। इसमें चार चरण में इसके अंतर्गत काम हो रहा है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 65, 680, 1500 मेगावाट, 65 मेगावाट, 680 मेगावाट, 1000 मेगावाट और 500 मेगावाट, ठीक है। चलो, तो राजस्थान में 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से लगभग 470 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादित की जा रही है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट है, जो कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जिसका आंकलन किया गया है ना। बिल्कुल, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया, बिल्कुल पहले स्थान पर आ गया, लेकिन इसको पुरस्कार चूंकि दूसरा मिला है ना, दूसरे, तो इसलिए हमने इसको पहले स्थान पर नहीं लाए हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा फिर हम रिवाइज कराएंगे आपको, ठीक है ना। रिवाइज कराएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसे शी शक्ति 2024 का अवार्ड दिया? शी मतलब महिला, शी शक्ति। याद रखना, एक आपका न्यूज चैनल है न्यूज 18, उस न्यूज 18 के द्वारा एक कॉन्क्लेव कराई गई थी।
उस कॉन्क्लेव के अंतर्गत उन्होंने जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति जी को क्या किया था, निमंत्रण दिया था। तो उपराष्ट्रपति जी ये अवार्ड देने आए थे। तो ये एक न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18, जिसके द्वारा एक कॉन्क्लेव कराया गया। उस कॉन्क्लेव में श्री शक्ति अवार्ड दिए गए थे और उस कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी रहे थे। उन्होंने श्री शक्ति अवार्ड 2024 अवनी लेखरा जी को दिया है। एक बहुत प्यारा सा फोटो है, आप देख सकते हैं कि बैठ के जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये हो सकता है। और अवनी लेखरा जी की हम बात करते हैं, हमें पता है कि पैरालंपिक खेलों में ये 2 स्वर्ण 1 कांस्य पदक लाने वाली देश की एकमात्र खिलाड़ी हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये कथन में आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आज की क्लास जो है वो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास से थे। तो कृपया करके जो लोग भी आरएस प्रीलिम्स दे रहे हैं, अन्य परीक्षाएं दे रहे हैं, वो इन क्वेश्चन को करने से ना चूकें। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिल्कुल 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला है, बिल्कुल सही है, जिन्होंने 2 गोल्ड और 1 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से क्विक सा रिवीजन हम ले लेते हैं, फटाफट से क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। बायोसीड कॉर्पोरेशन, सरताज ग्रुप और राजस्थान सरकार, इन तीनों के बीच में, इन तीनों ने एक एमओयू किया था जापान में, ठीक है। और जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्पोर्ट्स एकेडमी हम बनाएंगे जयपुर और जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था मिशन ओलंपिक 2028, इसके अंतर्गत राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बन रहा है, जयपुर में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था जो रिप्स 2024 आई है, इसके अंतर्गत जो आपकी स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज होंगे उसके अंतर्गत जो है वो राशि को घटाकर 50 करोड़ से कितना कर दिया गया है, 25 करोड़ कर दिया गया है। अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसके लिए मैंने बताया था कि भाई अटल इनोवेशन जो सेंटर्स है भुज में यानी बीकानेर, भरतपुर और यू उदयपुर और जे मतलब आपका जयपुर, भुज में, ठीक है। बिल्कुल झुकने नहीं वाली क्लास थी आज की। अरे वाह पुष्पा झुकेगा नहीं साला, हाँ मतलब फायर नहीं, हाँ वाइल्ड फायर है सही बात है। चलिए, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षण शाला के द्वारा देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है। कहां पर, जयपुर के मंडा औद्योगिक क्षेत्र में टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जयपुर के मंडा में, ठीक है। मंडी में नहीं, मंडा में की गई है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो कहाँ पर लगने वाला है, लांगड़िया बास में, है ना, जयपुर के लांगड़िया बास में जो है वो लगने वाला है, ठीक है। इसको याद करा रहे हैं हम, चिंता मत करिए। नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम 80 कृषक, पशुपालक कितने हैं अपने, 20, ठीक है। इसके बाद कृषक जो होंगे 1 हेक्टेयर भूमि कम से कम, और अगर ST/SC से तो 0.5 हेक्टेयर भूमि आपके पास होनी चाहिए। वहीं पशुपालक हैं तो 20 गोवंश या भैंस वंश में से, 10 ऊँटों में से और 50 भेड़ बकरियों में से होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन था लाडो प्रोत्साहन योजना, 7 हैं इसके, 7 किश्त हैं, 1 लाख रुपए है। पहले 2,500 हजार की 2 किश्त हैं, उसके बाद 4,000 की 1 किश्त है, उसके बाद 5,000 की, फिर 11,000 की, 25,000 की और उसके बाद आपकी 50,000 की किश्त है, याद रखनी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सारी किश्तें आपको याद रखनी है कि भाई 2,500 की, 2,500 की, 4,000 की, 5,000 की, 11,000 की, 25,000 की और 50,000 की किश्तें आपको याद रखनी है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो हमने देखा था कि ये 2023-24 के बजट में आया था और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, सीईओ का मार्गदर्शन प्राप्त हो उसके लिए काम करना। यहाँ पर याद रखना 10 करोड़ की राशि जो है उस तक की फंडिंग जो है इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन था जो आपका राजस्थान स्टेट गैस जो लिमिटेड है उसके द्वारा कोटा में जो पहले
मतलब कोटा जो आपका जिला है उसमें पहले 1000 व्यक्ति जो इस घरेलू गैस का कनेक्शन लेंगे उनको निःशुल्क जो है वो गैस पाइपलाइन से गैस दी जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोटा में है ये। इसके साथ साथ हमने देखा था गौशालाओं के अनुदान की राशि, वो जो अनुदान की राशि है वो अब बढ़ा दी गई है ना। छोटों के लिए जो है वो कितनी हो गई है, 20 से 22, और बड़े गोवंश के लिए हो गई है वो 40 से 44 रुपए। तो 44 और 22 आप याद रख सकते हैं, है ना, 44 और 22 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन था आपका कि नेशनल हाईवे की यदि मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे की स्थिति में अगर राजस्थान की मैं बात करती हूँ तो राजस्थान का स्थान जो है लंबाई की दृष्टि से कौन सा है हमारा, तीसरा। पहले स्थान महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, है ना। वैसे राजस्थान से यदि हम बात करें तो कितने हाईवे निकलते हैं, हमने बताया था कि राजस्थान से 48 हाईवेज निकलते हैं। टोटल हाईवेज हमारे देश में कितने हैं, 599 हाईवेज हैं, याद रखना है। चलिए, उसके बाद हमने देखा था एक और कि जो विभिन्न स्टार्टअप हैं, उन विभिन्न स्टार्टअपों की जब हम बात करते हैं देखिए, जो विभिन्न स्टार्टअप हैं, यदि विभिन्न स्टार्टअपों की यदि हम बात करते हैं तो निवेशकों के और स्टार्टअप के मध्य आइडिया के लिए जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आई स्टार्ट इन दोनों ने जो है एक टाई स्मैशअप, एक मतलब एक कहना चाहिए, एक सेमिनार कह लो, एक सेमिनार सी, एक समिट जो है वो आयोजित करी थी। उसका नाम क्या है, टाई स्मैशअप, है ना, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि निवेशक जो हैं उनके समक्ष हम आइडिया प्रस्तुत करेंगे अपना कि प्लीज हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, हमारा स्टार्टअप बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा इनोवेशन करना चाहते हैं, बस पैसों का प्रॉब्लम, पैसे आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। उसके बाद राजस्थान में आईफा अवार्ड होने वाला है 7 से 9 मार्च 2025 में, कहाँ पर, जयपुर में, और ये याद रखना 25वां संस्करण होगा। इससे पहले 2000 में मतलब आईफा अवार्ड शुरू हुए थे। आईफा मतलब इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड ये होते हैं। उसके बाद हमने एनएसआईटी की बात की थी कि एनएसआईटी के द्वारा राजस्थान में वोकेशनल ट्रेनिंग के में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके लिए ये कहाँ पर शुरू हुआ है, जोधपुर और जयपुर में, जे में ये शुरू हुआ है। वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाएगी भाई, जीजी देगी हमें, तो है ना, मतलब जीजी मतलब जीजी, है ना, जिज्जी जो है वो हमें वोकेशनल ट्रेनिंग देगी, किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिज्जी देगी। तो जयपुर और जोधपुर, पता है मेरा बहुत मन करता है ऐसी चीज़ों के लिए, बट मुझे लगता है कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर हम एक हद तक ही जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। स्वयं का एंथम जारी करने वाला देश का पहला एनआईटी इंस्टीट्यूट जो है वो एमएनआईटी हो गया है। इसके साथ आशुबोट एक रोबोट है, जो कि आपको पता है कि आशुबोट जो है एक रोबोट है, और ये जो रोबोट है वो सेना के लिए है ना, सेना की जो 20 किलोमीटर तक की दूरी पर हथियार इत्यादि जो है उपलब्ध ये करवाएगा। तो ये किसने बनाया है, डेफटेक और ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये बनाया है, डेफटेक और ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे ही हम आगे आए थे तो आगे हमने बात की थी कि भैया एम्स की तर्ज पर जयपुर राजस्थान में और RUHS जिसकी हम बात करते हैं उसमें रिम्स बनाया जा रहा है, रिम्स जो है वो विकसित किया जा रहा है। उसके बाद इसकी राशि कितनी थी, रिम्स की लागत कितनी आएगी, 750 करोड़, याद रखना है। रिम्स की लागत कितनी है, 750 करोड़, याद रखना है। अटल इनोवेशन की जब हमने बात की थी, स्टूडियो की लागत कितनी है, 1000 करोड़। चलो क्या बात है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है 23-24 का, जिसमें ये कहा गया है कि खाद्य सैंपल लेने के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। हाँ, फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 6वें स्थान पर है, ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 6वें स्थान पर है, पहले स्थान पर केरल। पढ़ा लिखा शुद्ध साफ राज्य, फूड भी खाना भी कितना एकदम साफ शुद्ध, इसलिए नंबर 1 पर, ठीक है। चले, उसके बाद आगे हम आए तो आगे हमने देखा एक और क्वेश्चन आपके सामने आया था। हाँ, भारत के स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रावत भाटा में लगाया जाएगा। रावत भाटा कहाँ पर, चित्तौड़गढ़, बढ़िया, राजस्थान में, ठीक है। तीसरा होगा, और याद रखना है ये जो है वो नियंत्रित या क्रिटिकली, हाँ बिल्कुल क्रिटिकली जो है, हाँ बहुत अच्छा, क्रिटिकली जो आपके परमाणु रिएक्टर है ना, उसके ऊपर ये नियंत्रित परमाणु विखंडन पर ये डिपेंड, मतलब उस पर मतलब उसको बताएगा, उस पर डिपेंडेंट है एक तरीके से, ठीक है। इसके साथ देश का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कहाँ पर, तेजस मार्क 1A की पहली स्क्वाड्रन कहाँ पर बनेगी, बी से विमान यानी बी से बीकानेर में। तो लड़ाकू विमान, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की जो तेजस मार्क 1A है, जो कि मिग 21 का स्थान लेगी, हमने कहा था
ये कहाँ पर बनने जा रही है? बीकानेर में ये बनने जा रही है इसकी स्क्वाड्रन, ठीक है? और ये इसमें याद रखना ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो लिमिटेड है ना? मतलब वो इसको जो है उसने इसको डेवलप किया है। अब होलोग्राफिक तकनीक पर गांधी जी की होलोग्राफिक 3D कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर? सेंट्रल पार्क में। तो देखने जाना जिसको समय मिले। ठीक है, ये 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में जो बेस्ट ब्लेज है, बेस्ट ब्लेज ब्यावर, बेस्ट ब्लेज ब्यावर किसको? पूजा, जो सरपंच है वहाँ की पूजा गुजर, उनको मिला है। पूजा गुजर को ये मिला है। देवमाली गांव ये है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन था कि गांधीनगर में जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट हुई है उसमें राजस्थान को सौर ऊर्जा में पहला और अक्षय ऊर्जा में दूसरा पुरस्कार मिला है। सौर ऊर्जा में पहला और अक्षय ऊर्जा में दूसरा, कंफ्यूज मत होना, दोनों में पहला नहीं है। सौर ऊर्जा में तो हम पहले हैं लेकिन अक्षय ऊर्जा में अभी भी हम मतलब दूसरा पुरस्कार जो है, दूसरे स्थान वाला पुरस्कार हमने इसमें प्राप्त किया है। उसके बाद वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश व एक्सपो की बात करूं, सॉरी अगला क्वेश्चन था हमारा उपराष्ट्रपति जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने श्री शक्ति अवार्ड दिया है और ये दिया है आपकी अवनी लेखरा जी को। अवनी लेखरा जी जो है पहली ऐसी महिला मतलब पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक साथ 3 मेडल, 2 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। आपके कोई सुझाव है तो आप हमारी जो कमेंट सेक्शन है उसमें दे सकते हैं और हम कैसे बेहतर बनाएं। तो कल हम और सितंबर का जो रेस्ट कुछ रह गया है, जैसे कुछ चीज़ें हमारी सितंबर में रह गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स रह गई हैं, इंडेक्सेस रह गई हैं, राजस्थान का कुछ छोटा मोटा पोर्शन जो है मेनली वो रह गया, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे कल की क्लास में, सैटरडे की क्लास वो होगी ना, वीकेंड वाली क्लास। तो सब लोग अच्छे से तैयार है ना, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार, बाय।